नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम 2025 को देखते हुए हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसी सीरीज में अब तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के जीएस पेपर फर्स्ट के 7 पेपर यानी 7 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और एक जीएस सेकेंड यानी सी सेट का पेपर भी सॉल्व कर लिया है। आज जो मैं पेपर आपके साथ लेके आया हूँ वो है जीएस पेपर नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर नंबर 8। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो कौन सा क्वेश्चन है पहला, जरा इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, लद्दाख में पाए जाने वाले रॉक बर्नेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हजारों वर्षों में निर्मित मृदा के खनिजों मैग्नीज और लौह ऑक्साइड से निर्मित एक पतला आवरण है। 2, बार्नेस के में सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं जो प्राचीन सूक्ष्म जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा, इसका निर्माण तीव्र कटाव और अत्यधिक वर्षण के कारण तीव्रता से होता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके ज्योग्राफी पर बेस्ड है। तो जरा इसका आंसर आप ध्यान से बताइए। तो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, ये हजारों वर्षों में निर्मित खनिज मैग्नीजों और लौह ऑक्साइड से निर्मित एक पतला आवरण होता है। ठीक है, यानी मैग्नीज और लौह ऑक्साइड से रिलेटेड है ये। तो रॉक बर्नेस के बारे में बात करें तो ये मैग्नीज ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से निर्मित होता है। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, बार्नेस में सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं जो प्राचीन सूक्ष्म जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें जो हालिया अध्ययन से जानकारी मित्रों मिली है कि इसमें जो जीवाश्म है ये जानकारी देते हैं कि वहां पर जीवन था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण के बारे में बताया गया है। तो इसका निर्माण यदि हम बात करें तो शुष्क वातावरण में रॉक बर्नेस धीरे धीरे निर्मित होते हैं और न्यूनतम क्षरण और वर्षण इनमें होता है। जबकि ये क्या कह रहे हैं, तीव्र कटाव और अत्यधिक वर्षण होता है। ये बात पूर्णतः क्या है, गलत है। धीरे धीरे कटाव होता है और न्यूनतम इनका वर्षण होता है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है सेकंड, इसे देखते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है, इसे जरा देखते हैं। पहला क्या कथन कह रहा है, जरा देखो इसे। यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। तो अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें खाद्य कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी होती है। विश्व बैंक का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा, यह भुखमरी को कम से कम करने और जलवायु परिवर्तन निपटने का विश्वव्यापी चिंताओं पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 2020 के जो उद्देश्य हैं ये बिल्कुल सही हैं। तीसरा, अफ्रीका में सर्वाधिक कुपोषित लोग निवास करते हैं। तो सर्वाधिक कुपोषित के बारे में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक कुपोषित 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में 11 में से एक व्यक्ति, एशिया में वैश्विक स्तर पर 11 में से एक व्यक्ति और अफ्रीका में 5 में से एक व्यक्ति क्या है, इससे पीड़ित है। जबकि इनकी अगर हम कुपोषित की संख्या के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका ना हो के क्या है, एशिया है। क्या है मित्रों, एशिया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत होगा। केवल एक सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है थर्ड, इसे देखते हैं। भारत में आश्रय के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार को निर्धारित किया है।
दूसरा, इस अधिकार में पेयजल, स्वच्छता, आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। और तीसरा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रवर्तनीय है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ के अंतर्गत यह व्याख्या की है कि आपको आश्रय यानी रहने का स्थान दिया जाए, यानी पहली बात तो यहाँ पर सही हो जाएगी। दूसरी बात पर आते हैं, क्या कह रहा है, यह अधिकार पेयजल, स्वच्छता, जीविका अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी शामिल करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये परिवर्तनीय है। तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के बाद 1996 के मामले में पहली बात तो ये आर्टिकल 21 के दायरे में व्यापक करते हुए आश्रय का अधिकार शामिल किया गया था। ठीक है, किस बात में किया गया था, चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। और दूसरी बात 1996 में इसकी व्याख्या की गई थी, पहली बात। दूसरी, अगर हम इसमें जो तीसरी बात की गई है कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, तो हालांकि अनुच्छेद 39 और 47 जैसे नीति निर्देशक कल्याण की कल्पना की गई है, लेकिन उसमें इसकी बात नहीं की गई है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दो सही है, यानी 1 और 2, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखते हैं। ब्लू मून की घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू मून से तात्पर्य एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाओं की घटना से है। 2, इस संबंध की उत्पत्ति रात्रि आकाश में इसके नीले रंग में दिखने से हुई है। 3, यह घटना प्रत्येक 2.7 वर्ष में एक बार घटित होती है। तो यहां पर यदि हम बात करें ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून बेसिकली एक महीने में 2 पूर्णिमाओं को पड़ने की घटना को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें रात्रि में आकाश में नीले रंग का चांद दिखता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये गलत है। यह घटना लगभग 2.7 वर्ष यानी 2 वर्ष 7 माह में एक बार होती है। तो ये घटना अगर हम बात करें ब्लू मून की 2.7 वर्ष में एक बार होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 1 और 3 कहां पे हैंगे, 2B पर हैंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 82 के तहत की गई है। इसका तात्पर्य, इसका कार्य संसद और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करना है। 2, परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं और उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत की सबसे हालिया परिसीमन प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें परिसीमा की व्याख्या अनुच्छेद 82 में की गई है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं और उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। भारत में सबसे हालिया परिसीमन 2011 की जनगणना पर आधारित था, ये बात गलत है, 2011 की नहीं 2001 की जनगणना पर आधारित था। किस पर, 2001 की, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है, समाचारों में अक्सर देखे जाने वाला शब्द पैरा डिप्लोमेसी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। कूटनीति का संचालन संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है। बी, राज्यों, प्रांतों या शहरों जैसी गैर संप्रभु संस्थाओं को उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल करना। सी, विवादों को सुलझाने के लिए सरकारों के बीच गुप्त रूप से आयोजित अनौपचारिक कूटनीतिक विचार विमर्श। 3, विदेश नीति मामलों में गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से संचालित कूटनीति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो समाचारों में जो पैरा डिप्लोमेसी है वो क्या है, राज्यों, प्रांतों और शहरों जैसे गैर संप्रभु संस्थाओं को उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल करना, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसे देखते हैं। बाघ प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्तर पर जंगली बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। बी, देश पारिस्थितिकी तंत्र की एक छत्र प्रजाति है। सी, वे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं और शिकार का पीछा करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हमें बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो विश्व स्तर पर जंगली बाघों
की सर्वाधिक आबादी भारत में है। वे पारिस्थितिकी तंत्र की एक छत्र प्रजाति हैं। वे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं और शिकार का पीछा करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? तो बाघ प्रजाति के बारे में ये जो तीनों कथन कहे गए हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखते हैं। सिलेरू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मचकुंड और बालीमेला जल विद्युत परियोजनाएं सिलेरू नदी पर निर्मित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें यहाँ पर सही होंगी इसके बारे में हमें बताना है। तो सिलेरू नदी के संबंध में यदि हम बात करें कि ये कृष्णा की सहायक नदी बताई गई है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये सबरी नदी आंध्र प्रदेश में जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की। पहली बात तो ये गलत हो गया, तो पहला गलत। मचकुंड बालीमेला जल विद्युत परियोजना सिलेरू नदी पर निर्मित है, ये बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसे देखते हैं। भारत में इक्वलाइजेशन लेवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वे भारत के में कार्यरत अनिवासी डिजिटल कंपनियों द्वारा अर्जित आय पर एक कर लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह लेवी प्रत्येक 2 करोड़ रुपए से अधिक के डिजिटल विज्ञापन और ई कॉमर्स लेनदेन पर लागू होगा। यह OECD के आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण पहल के अनुरूप है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से पहला कथन अनिवासी डिजिटल कंपनियों में अर्जित आय पर कर लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा, यह लेवी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए से अधिक डिजिटल विज्ञापन ई कॉमर्स लेनदेन पर लागू होता है। तो यदि हम बात करें लेवी निर्दिष्ट सेवाओं में 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 करोड़ नहीं 1 लाख रुपए से अधिक, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। OECD आधार क्षरण लाभ हस्तांतरण पहल के अनुरूप है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही हैं? 1 और 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है? पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में विस्तृत है। गौडगिल समिति की सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट को 37% भाग को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पश्चिमी घाट हमारे 6 राज्यों में है और इसकी लंबाई 56,800 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो ये गौडगिल समिति नहीं बल्कि कस्तूरी रंगन, किसमें? कस्तूरी रंगन समिति द्वारा इसे ऐसा करने की बात यहाँ पर कही गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तीसरा भी स्टेटमेंट ही है। हाँ, क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता है। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट यानी हॉटस्पॉट में से एक है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से सही है? 1 और 3, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जर्मनी। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा पोलैंड के साथ साझा होती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने देशों की सीमा पोलैंड के साथ साझा होती है मित्रों, तो इन सभी देशों की सीमाएं पोलैंड के साथ साझा होती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12, उसे देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 मिडिल इनकम ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिडिल इनकम ट्रैप से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां कोई देश मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने के बाद संरचनात्मक चुनौतियों के कारण उच्च आय की स्थिति में संक्रमण के लिए संघर्ष करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
तो मिडिल इनकम ट्रैप से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां कोई देश मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने के बाद संरचनात्मक चुनौतियों के कारण उच्च आय की स्थिति के संक्रमण के लिए संघर्ष करता है, जैसा कि इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया गया। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत बताई जाती है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? ये रिपोर्ट मित्रों देता है आपका वर्ल्ड बैंक। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा? केवल एक कथन सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना सामाजिक न्याय की और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई थी। पहली। दूसरी स्टेटमेंट, इस योजना का उद्देश्य वंचित समुदाय के साथ साथ कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारियों को कौशल प्रदान करना है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो फोर्टिफिकेशन में आनुवांशिक इंजीनियरिंग और चयनात्मक प्रजनन जैसी विधियों के माध्यम से फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि करना शामिल है। 2. कृषि संबंधी पद्धतियों जैसे कि मृदा और पत्तियों पर अनुप्रयोग को बायो फोर्टिफिकेशन का भाग नहीं माना जाता है। 3. नियंत्रित वातावरण कृषि और किण्वन का उपयोग बायो फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में सुधार के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बायो फोर्टिफिकेशन जो शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली से 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल बायो फोर्टिफिकेशन किस्में जारी की थी। ठीक है, तो बायो फोर्टिफिकेशन आनुवांशिक इंजीनियरिंग की चयनात्मक प्रजनन जैसी विधियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि कृषि संबंधी पद्धतियां जैसे मृदा और पत्तियों का अनुप्रयोग को बायो फोर्टिफिकेशन का भाग नहीं माना जाता है, तो ये बात गलत है। इसमें कृषि संबंधी प्रथाओं और को इसमें माना जाता है बायो फोर्टिफिकेशन में, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये नहीं, ये भाग माना जाता है। नियंत्रित वातावरण कृषि और किण्वन का उपयोग बायो फोर्टिफिकेशन में सुधार के लिए किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में जो बात की गई है, जरा देखिए। अर्थव्यवस्था का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई है। बी. सांस्कृतिक और संरचनात्मक उद्योग जो बौद्धिक संपदा के माध्यम से आर्थिक विकास में वृद्धि करते हैं। सी. उच्च पर्यटन निर्भरता वाले देशों की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों की अर्थव्यवस्था। डी. अर्थव्यवस्था फलों और सब्जियों विशेषकर खट्टे फलों के उत्पादन और व्यापार पर आधारित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग जो बौद्धिक संपदा के आर्थिक विकास की वृद्धि करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिथियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों में अपने स्वयं के लिथियम भंडार का सफलतापूर्वक खनन शुरू कर दिया है भारत ने। तो यदि हम ऐसा बात करें, हालांकि यहाँ पर मिले तो हैं लेकिन अभी खनन शुरू नहीं हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलती है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, रॉकेट प्रणोदकों, विटामिन ए के संश्लेषण में किया जाता है। तो यदि हम बात करें, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा लिथियम का प्रयोग किया जाता है। चिली, ब्राजील, पेरू सबसे अधिक लिथियम उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। चिली, ब्राजील, ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली इसके स्रोत हैं, न कि ब्राजील और पेरू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट
गलत हो जाएगा। केवल दूसरा क्या है इसमें सही है। कौन सा सही है? दूसरा सही है। तो यदि हम इसमें आंसर देखें कौन कौन से आंसर होंगे जरा देखते हैं। केवल एक सही है यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17, इसे देखते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फंड की शुरुआत अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC के 47वें सम्मेलन में की गई। इसका वित्तपोषण जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों तथा तेल, गैस और कोयला क्षेत्र की कंपनियों के योगदान से किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं तो जरा उसे देखते हैं। तो इस फंड की शुरुआत अजरबैजान जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क द्वारा की गई है, सही बात सही है। वित्त पोषण जीवाश्म ईंधन देशों के द्वारा की जाएगी, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, इसे देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को आयोजित किया। यह दिवस 2023 में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह से सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को आयोजित किया, बात बिल्कुल सही है। यह दिवस चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90, इसे देखते हैं। एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस का प्रकोप हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ है। 2. एमपॉक्स एक पशुजन्य रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। यह वायरस के लिए कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये वायरस प्रकोप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ है, बिल्कुल बात सही है। पहला अगर हम इसमें डिस्कस करें तो इसमें एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स जो हुआ है वो यहीं पर हुआ है और पशुओं जन्य रोग है, मंकी द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। वायरस का कोई टीका विकसित नहीं किया गया है तो ये गलत है। इसका टीका विकसित किया जा चुका है और यदि हम इसके टीके के बारे में बात करें तो इसका टीका है JNNEOS, JNNEOS। ठीक है, ये इसका क्या है? टीका है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, इसे देखते हैं। डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगी AI11 एक टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। एक लक्षणविहीन व्यक्ति में एडीज मच्छर के काटने से डेंगू वायरस के संक्रमण का प्रसार कर सकता है। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें डेंगी 11 ये जो है पहला स्वदेशी टेट्रावैलेंट वैक्सीन पेनिसिया बायोटेक द्वारा, किसके द्वारा? पेनिसिया बायोटेक, न कि सीरम, किसके द्वारा? पेनिसिया बायोटेक के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, सीरम के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, यानी ICMR द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा बनाया गया है, न कि सीरम द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा। ये लक्षणहीन व्यक्ति भी एडी मच्छर काटने में प्रसार कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है 21, उसे देखते हैं।
एग्रीश्योर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 750 करोड़ रुपए का कोष है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से केवल एक कथन सही है। 750 करोड़ का कोष जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये बात सही है। कृषि ग्रामीण अप इकोसिस्टम के विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कृषि स्टार्टअप और इकोसिस्टम विकास के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगर हम देखें तो ये सही है, बल्कि पहला क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसके लिए 750 करोड़ का मिश्रित है, जो नाबार्ड में 250 करोड़ और सरकार का योगदान 250 करोड़ और बीमा कंपनियों द्वारा 250 करोड़ की बात की गई है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नहीं, नाबार्ड द्वारा, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस बीमा कंपनियां, ऐसे है 250 करोड़, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पीएम कुसुम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों और ग्रिड से की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पीएम ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों और ग्रिड से स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? सही है। आगे क्या दिया गया है जरा उसे देखते हैं। यह विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किसी भी घटक के बिना कृषि प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा के संसाधन प्रदान करने पर केंद्रित है। ये बात गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो पहला सही होगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके अलावा किसान इस योजना के तहत अपनी बंजर पड़ित भूमि पर 2 मेगावाट तक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकता है और राज्य नियामक पर आधार निर्धारित टैरिफ की स्थानीय डिस्कॉम विद्युत को बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत में औपनिवेशिक इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सशस्त्र कार्रवाई थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन में एक ट्रेन पर की गई थी। काकोरी में एक ट्रेन में की गई थी। सही है ये। इस षड्यंत्र में भाग लेने के कारण रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्राकृतिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक खेती कृषि पारिस्थितिकी पर निर्भर करते हुए फसलों, वृक्षों, पशुधन की एकीकृत करती है। प्राकृतिक खेती में फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों को उपयोग की शामिल है। गाय के गोबर और मूत्र से बने जीवाश्म और बीजामृत जैसे मिश्रणों का उपयोग बिना जुताई के मृदा उर्वरता में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो ये सारी बातों में दूसरी बात तो गलत है, वही दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती के बारे में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक खेती रासायनिकों के उर्वरकों का प्रयोग के बिना होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25? देखते हैं 25 को हम लोग। उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैमजेट, स्क्रैमजेट दोनों इंजन दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन अत्यंत कम ताप पर द्रवीकृत गैसों का उपयोग करके अधिक भार को पेलोड लेने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं? तो रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। क्रायोजेनिक इंजन अत्यंत कम ताप पर द्रवित गैसों का उपयोग करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रूज मिसाइलें और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच को अंतर को बताना है। पहला, क्रूज मिसाइल जो है क्रूज मिसाइलें स्वचालित होती हैं और वायुमंडल में उड़ती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें परवलय कक्ष में प्रक्षेप करती हैं, पथ पर अनुसरण करती हैं, वायुमंडल के बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहली बात बिल्कुल सही की गई है। क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों में ये बात की गई बिल्कुल सही है। परवलयकार पथ होता है क्रूज में बैलिस्टिक मिसाइल का और वायुमंडल से बाहर जाती हैं, वायुमंडल के भीतर ही चलती हैं क्रूज मिसाइलें। दूसरी, क्रूज मिसाइल का उपयोग मुख्यतः उत्तर महाद्वीपीय हमलों के लिए किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को लघु दूरी डिजाइन के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्रूज मिसाइल से रिलेटेड, तो क्रूज मिसाइलों का प्रयोग अंतर महाद्वीपीय के लिए किया जाता है। तो क्रूज मिसाइलें हल्की और मध्यम दूरी की होती हैं। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जस्ट अपोजिट दिया गया, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का, जबकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का उदाहरण, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27, इसे देखते हैं। डीएनए और आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए टीका एंटीजन उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री प्रविष्ट करते हैं, जबकि आरएनए टीका एंटीजन उत्पादक आनुवंशिक कूट प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं। फिर 2, आरएनए टीके डीएनए टीके की तुलना में कमरे के ताप पर अधिक स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। तो ये दोनों बातें क्या हैं, अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल सही है और दूसरी बात सही नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया है इसमें, तीसरा स्टेटमेंट और है, डीएनए आरएनए दोनों टीके उत्पादित एंटीजन को पहचानते हैं और उसको प्रतिक्रिया के रूप में के लिए शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। वक्र हैं और उनके मध्य संबंध, लफर, लॉरेंज, एंजल और फिलिप्स। तो जरा देखते हैं लफर। ठीक है, तो पहला क्या दिया जा रहा है, लफर वक्र, कर दरों में कर संग्रहण में परिवर्तन। तो लफर वक्र के बारे में बात करें तो अर्थर लफर द्वारा दिया गया था, कर दरों और कर संग्रहण में परिवर्तन के द्वारा इसमें निर्देशित करते हैं। लॉरेंज वक्र व्यापार संतुलन और मुद्रा ह्रास। तो लॉरेंज वक्र के बारे में बात करें, यह एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आय या धन असमानता को दर्शाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, एंजल वक्र घरेलू आय और व्यय। तो एंजल वक्र के बारे में बात करें तो ये एंजल वक्र दर्शाता है कि आय में परिवर्तन और किसी विशेष वस्तु के घरेलू व्यय में कैसे परिवर्तित किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति की दर। फिलिप्स वक्र के बारे में बात करें तो प्रस्तावित करता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी कैसी है। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29, देखते हैं। गीग वर्कर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीग वर्कर वह व्यक्ति है जिसकी सेवाएं नियोक्ता द्वारा किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और उनका रोजगार प्रकार संविदात्मक होता है। 2, ऐसी व्यवस्था पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से भिन्न है और इन श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे में से बाहर रखती है। कर्नाटक भारत का एकमात्र राज्य है जिसे गिग वर्कर्स की कार्य स्थिरता को विनियमित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो गिग वर्कर्स से संबंधित पहली बात तो बिल्कुल क्या है, क्लियर है, सही है। और दूसरी बात में अगर हम बात करें तो पारंपरिक नियोक्ता संबंधी बातें की गई हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी, कर्नाटक भारत का एकमात्र राज्य है, ये बात क्या है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा, कर्नाटक एकमात्र राज्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30, इसे देखते हैं। म्यूचुअल फंड का संचालन पेशेवर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिए की कंपनी बनाते हैं, जो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी कहा जाता है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को शेयर के साथ साथ ऋण बाजार में भी निवेश करने की अनुमति है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब श्रमिकों के कौशल और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नौकरियां मेल नहीं खाती हैं तो चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 2, संरचनात्मक बेरोजगारी आर्थिक मंदी और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। 3, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बेरोजगारी की परिभाषाएं दी गई हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी कौशल अर्थव्यवस्था के संबंध में नौकरियां मेल नहीं खाती, नहीं, इसे चक्रीय बेरोजगारी नहीं कहते हैं। ये व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव पर आश्रित होती है। जब व्यापार अच्छा तो नौकरियां हैं, जब बंद तो नहीं है, तो ये गलत। संरचनात्मक बेरोजगारी आर्थिक मंदी और वस्तुओं की सेवाओं की मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है, ये चक्रीय बेरोजगारी थी। संरचनात्मक बेरोजगारी यह एक श्रमिक और कौशल की नौकरी से संबंधित है, तो ये इसका दिया गया है संरचनात्मक का, और ये चक्रीय का, तो ये भी गलत है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिस किसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, यानी ये तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न पर विचार कीजिए। आरक्षित नकदी अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो में कमी, सरकारी प्रतिभूतियों में बेचकर खुला बाजार परिचालन OMO। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो CRR क्या है, ये बात बिल्कुल जो CRR के बारे में कही गई है सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। संविधिक अनुपात SLR की कमी, रेपो दर में कमी, तो निम्नलिखित में किसके विशेष परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी? तो रेपो रेट जब कम कर देंगे तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, सही है। सांविधिक चलनपति अनुपात में कमी कर देंगे तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत अब बैंकों को अपने पास या RBI में कम रुपए रखने पड़ेंगे और मार्केट में ज्यादा रहेंगे। ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, और इधर क्या था उसे जरा देख लेते हैं। आरक्षित नकदी अनुपात में कमी, इससे भी मुद्रा बढ़ जाएगी। प्रतिभूतियों को बेचकर खुले बाजार में परिचालन, नहीं, इससे मुद्रा का नकदीकरण नहीं रहता है, RBI के पास रुपया पहुंचता है। 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33, इसे देखते हैं। भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भुगतान बैंक एक प्रकार का विभेदित बैंक है जिसकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर की गई थी। घरेलू भुगतान बैंक चालू खाते के साथ साथ बचत खाते पर भी जमा स्वीकार कर सकता है। भुगतान बैंक को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति है, लेकिन वे अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। यदि हम भुगतान बैंक के संबंध में इन बातों को देखें तो ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34, उसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वित्तीय समावेशन सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता रिपोर्ट। तो वित्तीय समावेशी सूचकांक RBI द्वारा जारी किया जाता है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। गरीबी, नीति आयोग और विषमता, ये भी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 पर। घाटे के वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाटे का वित्त पोषण एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके तहत विचार आवश्यक केंद्रीय बैंक में उधार लेकर या अतिरिक्त मुद्रा छापकर अपने व्ययों को वित्त पोषण करती है। इसका उपयोग प्रायः आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। घाटे का वित्त पोषण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना, सरकारी प्रतिभूतियों जारी करने या बाह्य ऋण लेना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सी बात सही होगी? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो ये दोनों बातों में से केवल दूसरी बात सही होगी, पहली बात गलत होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी वर्ष उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को अभिनिर्धारण करता है, सही है। दूसरा, घरेलू कार्य जैसी गैर बाजारिक गतिविधियों को जीडीपी की गणना से बाहर रखा जाता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सभी नागरिकों के बीच आय के समान वितरण सुनिश्चित करती है, ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण में उछाल का सर्वोत्तम रूप वर्णन प्रदर्शित करता है? कम चोरी के कारण सरकार को कर राजस्व में हानि, कर संरचना में त्रुटियों का उपयोग करके वैधानिक रूप से कर बचाना, कर स्लैब में परिवर्तन के कारण राजस्व में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की अनुक्रियाशीलता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? इसे देखते हैं। भविष्य पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक पहल है। 2, यह पोर्टल शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन सही नहीं है। सभी केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। नंदिनी सहकार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों को विकसित करने के उद्देश्य से एक पहल है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह सरकारी समितियों को बुनियादी ढांचे में प्रदान और डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यान्वित करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका कार्यान्वयन अगर हम बात करें तो एनसीडीसी करता है, यानी राष्ट्रीय सहकारी समिति एनसीडीसी द्वारा होता है। पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40? जियो पारसी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल 20,000 पारसियों की जनसंख्या शेष थी, इसलिए सरकार ने जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना आरंभ की। क्या की? आरंभ की, ठीक है। दूसरी बात, इस योजना के प्रजनन संबंधी उपचार और परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल 20,000 पारसियों की जनसंख्या के कारण, तो ये 20,000 पारसियों की जनसंख्या के कारण नहीं, पारसियों की जनसंख्या वर्तमान समय में 2011 में 57,264 है। कितनी है? 57,264। तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना का प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही है, परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय इसे कार्यान्वित कर रहा है। तो इसे कार्यान्वित करने की बात यदि हम बात करें तो इसको कार्यान्वयन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्या है 41? इसे देखते हैं। जापान के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिकोकू, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42? उसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र पक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसमें श्रमिक, नियोक्ता और सरकार शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।
ILO का डिसेंट वर्क एजेंडा लैंगिक समानता और बालात श्रम के उन्मूलन पर केंद्रित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43? इसे देखते हैं। हाल ही में डिनाइल ऑफ सर्विस और DOS और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS शब्दों को निम्नलिखित में किसके संबंध में चर्चा की गई है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये साइबर सुरक्षा और नेटवर्क के हमले से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित आयुध प्रणाली है। इससे भारत की उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की क्षमता में वृद्धि होगी। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला और दूसरा सही है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ये बात बिल्कुल गलत है। गौरव पारंपरिक पेलोड डिजाइन किया गया है, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता इसमें नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45? देखते हैं। भारत की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS हरियंत और INS वारीघाट स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां भारत की परमाणु त्रिकोण को पूरा करती हैं, जिससे द्वितीय आक्रमण क्षमता प्राप्त होती है। ये पनडुब्बियां अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के संचालन में सक्षम हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कथन हमारे पहले और दूसरे सही हैं, तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानसून मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करना है। यह मिशन कृषि के लिए उच्च रेजोल्यूशन और जलवायु मॉडल पर केंद्रित है। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त में से यदि हम बात करें, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कृषि, इसका कार्यान्वयन पर्यावरण और जल मंत्रालय द्वारा नहीं, इसका कार्यान्वयन विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है मित्रों, तो ये कथन हमारा गलत, पहला और दूसरा सही। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। पुरातत्वविदों ने गोबेक्ली टेपे और कहारान टेपे में कई नई स्मारकीय मूर्तियों और स्थापत्य तत्वों का पता लगाया है। ये प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये अगर स्थल के बारे में बात करें तो ये स्थल कहाँ पर है? टर्की में है, तुर्की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। किस पर? 48 पर। भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव बिंद्रा ने भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है। आगे मनु भाकर एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा 2024 पेरिस ओलंपिक के जेवलिन स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम बने। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49? विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण परमाणु ऊर्जा स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विकास भारत और चीन द्वारा गोबी मरुस्थल में किया गया है। यह ईंधन के रूप में यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का प्रयोग करेगा। रिएक्टर में शीतलक के रूप में जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह ऊष्मा स्थानांतरित करने और विद्युत उत्पादन के लिए तरल लवण या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कितने कथन सही हैं? तो पहला कथन, इसका विकास भारत और चीन द्वारा गोरबी मरुस्थल में किया गया है। तो इसका विकास यदि हम बात करें, विश्व में थोरियम पर आधारित पिघले हुए लवर परमाणु स्टेशन में पूर्णतः चीन द्वारा विकसित किया गया है, न कि भारत द्वारा। पहला गलत, यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का अनुप्रयोग करेगा, बिल्कुल सही है। रिएक्टर शीतलक की जलवायु पर आधारित है, ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो एंटेगल्ड कण इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं कि एक कण की माप दूसरे कण की स्थिति निर्धारित करता है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। यह घटना आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इसके अनुसार सूचना प्रकाश की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा नहीं कर सकता। एंटेंगलमेंट व्यवहारिक अनुप्रयोग में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कुंजीकरण शामिल है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं मित्रों, और पूछा गया है कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहली बात बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है। दूसरी बात, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यह जो है वो आपके सह संबंध है, ठीक है। तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। देखते हैं क्या है ऑप्शन, कितने, 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्या कह रहा है 51, इसे देखते हैं। 5G संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5G मिलीमीटर वेव आवृत्तियों का उपयोग करता है, जो 4G नेटवर्क की तुलना में उच्च होता है। मिलीमीटर वेव न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ लंबी दूरी तक यात्रा में सक्षम है। 5G को स्वचालित वाहनों और टेलीमेडिसिन जैसे कम विलंबता वाले अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, जबकि दूसरी बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है? वे केंद्रित क्लाउड सर्वर पर कार्य करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन लेजर के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ये 2 पक्षों के बीच केंद्रीकृत अनुबंध हैं जो ब्लॉकचेन पर संग्रहित होते हैं। ये ब्लॉकचेन आधारित समझौते हैं जो शर्तों को पूरा करने पर स्वयं निष्पादित होते हैं। इसमें केवल क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर वित्तीय लेन देन शामिल होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, क्या है 53, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां जिन्हें प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट से पूर्वाग्रह प्राप्त कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पूर्वाग्रह का समाधान केवल प्रशिक्षण डेटा सेट के आकार में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पूर्वाग्रह का समाधान करने के लिए विकास के दौरान नैतिक ढांचे को एकीकृत करना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, क्या कह रहा है 54, उसे देखते हैं। नियंत्रित अभिक्रिया नाभिकीय संलयन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जरा उसे देखते हैं। देख तो इसमें हमें देखना है, नाभिकों में स्थिर वैद्युत आकर्षण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत उच्च तापमान, लगातार टकराव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, क्या है 55 जरा उसे देखते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GM फसलें विभिन्न प्रजातियों के जीनों को पौधों
में प्रविष्ट करके निर्मित की जाती हैं। जीएम प्रौद्योगिकी सभी मामलों में कीटनाशक के उपयोग को कम करती हैं। जीएम फसलों के अनुमोदन के लिए भारत में नियामक संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा नहीं है। मामलों में कीटनाशक उपयोग को कम करती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256 पर। क्या कह रहा है 56, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकियां कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज का उदाहरण हैं? डायरेक्ट एयर कैप्चर, कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के साथ तो यहां पर यदि हम देखें कौन सी प्रौद्योगिकी कार्बन कैप्चर में काम करती हैं, तो डायरेक्ट एयर कैप्चर बिल्कुल सही, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, बायो एनर्जी ये भी सही है, महासागर आधारित कार्बन पृथक्करण तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है 57? जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें रोगों के उपचार या रोकथाम के लिए आनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन करना शामिल है। कायकी कोशिका जीन थेरेपी केवल उच्चारित व्यक्ति को प्रभावित करती है, जबकि जर्मलाइन थेरेपी भावी पीढ़ियों को प्रभावित करती है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ये अगर हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा कथन भी मैंने कहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या बोला गया है उसको जरा देखते हैं। तीसरा कथन क्या बोल रहा है? भारत में जर्माइन जीन थेरेपी कानूनी रूप से मंजूरी मिल चुकी है। तो जर्माइन जीन थेरेपी को कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई है, ये बात बिल्कुल गलत है कि अभी नैतिकता के तौर पर इसे मंजूरी नहीं दी गई। पहला और दूसरा ऑप्शन ए हमारा सही हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय शिपिंग उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन में योगदान देता है? ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन का उपयोग, पवन सहायता प्राप्त प्रणोदन को अपनाना, ऊर्जा दक्षता डिजाइन सूचकांक का कार्यान्वयन, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बायो प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो प्रिंटिंग में परत दर परत ऊतकों और अंगों का निर्माण करने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायो प्रिंटिंग से संबंधित यदि हम इनका आंसर देखें तो क्या आएगा? तो यहाँ पर ये दोनों कथन क्या है? बायो प्रिंटिंग परत दर परत ऊतकों 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करता है, सही है। हाइड्रोजेल कोशिका वृद्धि ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टार्टअप क्षेत्र, आवास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा। रिजर्व बैंक दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ऋण में शामिल हैं? पहला, तो यदि हम देखें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो स्टार्टअप क्षेत्र, ये चारों सही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 पर। थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अंतर बताइए। WPI प्रकाश आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है, जबकि CPI संयुक्त एवं प्रकाशन सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। CPI केवल संयुक्त वस्तुओं के आकलन किया जाता है, जबकि WPI वस्तुओं को सेवाओं दोनों का आकलन किया जाता है। WPI की गणना विनिर्मित वस्तुओं के भार सबसे अधिक, जबकि CPI संयुक्त गणना में सबसे अधिक भार खाद्य वस्तुओं का है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही होंगी? तो पहला सही है और तीसरा सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना है और अपनाया गया। महाल नोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा, हेरोल्ड डोमर पहली पंचवर्षीय योजना, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा, राव मनमोहन सिंह 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये तीनों बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पहला, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के गंतव्य आधारित उपभोग आधारित कर
ठीक है, तो ये बात यदि हम बात करें जीएसटी सीजीएसटी, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। जीएसटी भुगतान राज्य द्वारा किया जाता है जहां वस्तुएं सेवा वो की जाती है, न कि उसके द्वारा जहां उत्पादन की जाती हैं। ये भी कथन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अगर हम देखें कथन 1 और कथन 2 की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है 64, उसे देखते हैं। रिपोर्ट सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, भुखमरी सूचकांक और विश्व खुशहाली रिपोर्ट तो किसके द्वारा प्रकाशित होती है और भारत की रैंक क्या है? तो यहां पर यदि हम बात करें तो विश्व 23-24 में यूएनडीपी और 134 सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड GHI वर्ल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड है वेल्थ हंगरी रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है, न कि इसके द्वारा। ठीक है, और यदि भारत की इसकी रैंक के बारे में बात करें तो रैंक 105वें स्थान पर है, ये बात सही है, लेकिन ये इसके द्वारा जारी नहीं की जाती, इसलिए ये गलत है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएनडीपी से सतत विकास नेटवर्क 126, ये सही है। कितने सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है 65, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निर्यात आयात का मूल्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेश से शुद्ध करक आय तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विदेशी, क्या करना है, भुगतान संतुलन से पूंजीगत खाते के घटक बताने हैं। तो निर्यात आयात मूल्य ये नहीं, विदेशी पोर्टफोलियो विदेशी शुद्ध ये नहीं, और बाह्य वाणिज्यिक उधार ये है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर 66 पर। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जन्य मंदी, अतिस्फीति। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक मांग के कारण कीमत में वृद्धि, सही है। लागत प्रेरित, लागत इसका परिणाम उत्पादन लागत वृद्धि पर सामने आता है, ये भी सही है। मुद्रास्फीति जन्य मंदी, कम मुद्रास्फीति और कुछ बेरोजगारी की स्थिति, ये बात क्या है, सुमेलित नहीं है। अतिस्फीति कीमतों की अत्यधिक वृद्धि, ये सही। तो 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67, देखते हैं। सरकार की राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों शामिल हैं और सरकार के लिए देनदारियों को उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के संबंध में विनिमय के पर्यवेक्षण करना विदेशी मुद्रा प्रबंधन फीमा 1999 के अंतर्गत मुद्रा का, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, और दूसरा भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बताया गया है जरा उसे देखते हैं। सरकार बैंकर के रूप में कार्य सार्वजनिक, ये भी बात बिल्कुल सही है, और अनुचित अनुचित खातों में रख रखाव, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से रिजर्व बैंक के कार्य हैं, सारे कार्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी एक वस्तु के एक छोटे समूह के एक निश्चित समय अवधि के निरंतर मूल्य वृद्धि के सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। स्टैगफ्लेशन, सैल्यूकेशन, बायोफ्लेक्सेशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह है स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, इसे देखते हैं। सांविधिक चल निधि अनुपात SLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संबंध शुद्ध मांग और सांविधिक विधेयताओं प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे नकदी, सोना और कुछ दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी दूरी तक डेटा संचरण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करता है। बी, यह वायुमंडल में वायरलेस संचार के लिए प्रकाश किरणों को निर्भर करता है। सी, यह केवल सघन बुनियादी ढांचे वाले शहरी क्षेत्रों में संचालित होता है। यह बरसात और कोहरे जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों से प्रतिरक्षित होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वायुमंडल वायरलेस संचार के लिए प्रकाश की किरणों पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72? रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एएमआर तब उत्पन्न होता है जब सूक्ष्म जीव रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग एएमआर का एक महत्वपूर्ण कारण है। एएमआर संबंधी जीवाणु संक्रमण तक ही सीमित है और विषाणु जनित रोगों को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा सही, तीसरा नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन हाइड्रोजन का सटीक वर्णन करता है? कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से अत्यधिक हाइड्रोजन, सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन, उत्सर्जन मुक्त अनुप्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादित हाइड्रोजन, ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? सौर और पवन ऊर्जा जैसे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। कृत्रिम संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की तरह होता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में हमेशा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। इस प्रौद्योगिकी में कार्बन तटस्थ ईंधन उत्पादन की क्षमता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो कथन डी हमारा सही होगा, पहला और तीसरा, जबकि दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। CRISPR, CAS12, CRISPR, CAS9 विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा? CSR काटना है जबकि DNA को काटता है, नहीं। CS12 एकजुट रज्जुक स्तर को बनाता है जबकि ANS द्विज्यक स्तर बनाते हैं, दोनों गलत हैं। आगे देखते हैं क्या बोला रहा है। अनुवांशिक खंड को कर सकता है, CS9 नहीं कर सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक जीव विज्ञान का सटीक वर्णन करता है? अधिक उपज के लिए फसलों की अनुवांशिक इंजीनियरिंग। दूसरा, प्रकृति में न पाई जाने वाली नई जैविक प्रणालियों का डिजाइन और निर्माण करना। तीसरा, DNA आनुवंशिक विकारों को समाप्त करने के लिए मौजूदा DNA के अनुक्रमों में संपादित करना। जैविक मार्गों की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना। तो यहाँ पर सिंथेटिक जीव विज्ञान ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है? डिजिटल ट्विन तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुकरण उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु की भौतिक प्रतिकृति बनाता है। यह एक आभासी मॉडल का उपयोग करके भौतिक परिसंपत्तियों की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह विनिर्माण तक सीमित है और इसे स्वास्थ्य सेवा को नहीं किया जा सकता। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में क्वांटम कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है एक आभासी मॉडल का उपयोग, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है 78? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ अंतःक्रिया करता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री को पुनः 90% से अधिक भाग निर्माण करते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दो, पहला गलत, 2 और 3 सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है 79? मेटा मटेरियल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
प्राकृतिक गुणों वाली सामग्री में जो अति चालकता को सक्षम बनाती है, उत्तम तापीय चालकता वाली सामग्री, क्वांटम सूचना संग्रहित करने में सक्षम धातु, कृत्रिम रूप से इंजीनियरिंग सामग्री प्रकृति में नहीं पाए जाने वाले गुणों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा कृत्रिम रूप से इंजीनियरिंग सामग्री प्रकृति में नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। BCI मस्तिष्क के बाह्य डिवाइस में प्रत्यक्ष संचार लिंक स्थापित करता है। इसका उपयोग केवल लकवाग्रस्त रोगियों में प्रेरक क्षेत्र में स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। तंत्रिका संकेतों को BCI प्रणाली द्वारा निर्देश में अनुवादित किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा, दूसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IPEF को 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 सदस्य देश शामिल हैं। भारत को IPEF के श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IPEF को एक स्तंभ नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 80। तो अगर हम बात करें तो कौन सा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82, इस पे बात करते हैं। ग्रीन ट्रैक ट्रांजिशन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सागरीय क्षेत्र सुधार के लिए डिजिटल चलित टांगों में स्थान पर शून्य उत्सर्जन वाले विकल्प का विकास करना। यह कार्यक्रम 2024 भारत के सभी मुख्य बंदरगाहों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो कथन सही है वो कौन सा सही है, तो वो कथन है आपका केवल एक, दूसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, भारत के प्रथम 24 घंटे अनाज वितरण मशीन ग्रेन ATM, जिसे अन्नपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत के किस राज्य में विकसित की गई है, स्थापित। तो ये अगर हम बात करें तो स्थापित की गई है उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है 84, जरा उसे देखते हैं। जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 30% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना है। कृषि अवशेषों को नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से गैस शैवाल की योजना आरंभ की गई है। तो कौन से कथन इसमें सही हैं, तो इसमें कथन जो सही हैं वो हैं ऑप्शन बी, यानी ये पहला कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85, इसे देखते हैं। इरी रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इरी रेशम से संबंधित कथन, ठीक है। इरी रेशम विश्व का एकमात्र शाकाहारी रेशम के रूप में जाना जाता है, जिसे कोकून के अंदर कीट में नहीं मारा जाता, जिससे एक नैतिक और पर्यावरण अनुकूल बन जाता है। बिल्कुल सही। इरी रेशम के पास आइटोटॉक्सिन प्रमाणन है जो सुनिश्चित करता है कि वस्तुओं खतरनाक तत्वों का परीक्षण किया जाता है। ये भी सही। इरी रेशम असम राज्य की भौगोलिक संकेतक है, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86, उसे देखते हैं। निवेश मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी कथन सही हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करें, सहयोग जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर करते हैं, सही है। बिल्ड ऑपरेट, जहां निजी संस्था भुगतान के बदले और परियोजना का निर्माण करती है और पूर्ण रूप से स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित कर देती है, नहीं, पहले बनाती है फिर चलाती है फिर ट्रांसफर करती है। तो दूसरी बात ये हमारी सही नहीं है। ठीक है, तीसरी, सरकार परियोजना को वित्त पोषित करती है, क्षेत्र को डिजाइन, ये सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्य कहा जा सकता है भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्य देश अल्पावधि ऋण प्रदान करना, वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों को करना और सदस्य राष्ट्रों को नीतिगत सलाह प्रदान करना, विकसित
विकासशील देशों को बृहद स्तर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तीसरा कथन छोड़कर तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 पर, क्या कह रहा है 88, इसे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताइए। SDG 8 और SDG 9 के बारे में बताया गया है। SDG 8 सतत समावेशी सतत विकास परियोजना बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, सस्ती विश्वस्तरीय। SDG 7, ठीक है, ठीक, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। SDG 12 के बारे में यदि हम बात करें तो ये सुमेलित नहीं है, बीचों की असमानता को कम करना नहीं SDG 12 है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कुशल, यानी केवल 3, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, क्या है 89, इसे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित मुख्य रूप से उपज वाली किस्मों को बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई, बुनियादी ढांचे के संबंध में बढ़ाने में केंद्रित थी। यह मुख्यतः पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों, गेहूं चावल कृषि तक सीमित थी। हरित क्रांति ने संपूर्ण भारत में कृषि विकास के क्षेत्रीय असमानताओं को काफी हद तक कम कर दिया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा सही है, जबकि तीसरा सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, क्या है 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हीटेड करेंसी के रूप से अच्छा वर्णन करता है। हीटेड करेंसी वैसा मुद्रा जो गहन सट्टा व्यापार के अधीन है, जिसके कारण मुख्य रूप से अत्यधिक स्थिरता होती है। ऐसी मुद्रा जो कमजोर और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार नहीं है। अन्य मुद्राओं की तुलना में कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा है। एक ऐसी स्थिति जो स्थिर हो, व्यापार भंडारण के रूप में विश्वसनीय हो। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, क्या है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के अंतर में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष कर का अधिरूपण व्यक्तियों या संगठनों के ऊपर किया जाता है और उनका भार अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर में अधिरूपित किया जाता है और उसका स्थानांतरित किया जा सकता है। सही है। माल एवं सेवा कर कॉर्पोरेट अप्रत्यक्ष करों का उदाहरण है, जबकि आयकर उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष करों का उदाहरण है। तो ये भी कथन सही नहीं है। GST भी प्रत्यक्ष कर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हमारा, प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर करदाता की भुगतान की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए बताता है, ठीक है। प्रत्यक्ष करदाता को दृष्टिगत समानता को बढ़ावा देते हैं, प्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कथन बिल्कुल सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन देखते हैं, पहला तीसरा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, क्या कह रहा है 92, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर विनिमय दर प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन है। यह प्रणाली मुद्रा का मूल्य किसी विशिष्ट विदेशी मुद्रा या विविध मुद्रा समूहों द्वारा नियंत्रित होता है। एक प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक विनिमय दर को पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करता है प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर, क्या कह रहा है 93, उसे देखते हैं। केंद्रीय बजट बैंक में क्या है, तो केंद्रीय बजट का एक संवैधानिक दायित्व है जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और बजट प्रस्तावित पूंजीगत बजट शामिल होते हैं, सही है। संसद में बजट, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, क्या है 94, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स पर, पार्टिसिपेटरी नोट सेबी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों पर जारी किए जाते हैं। निवेशक अंतर्निहित प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा कारक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को मूलतः सुरक्षित बनाता है। क्रिप्टोग्राफी को यदि हम बात करें तो यह क्वांटम बिट्स एनकोड को डेटा अवरोधन को नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सॉफ्ट रोबोटिक्स के अभिलक्षण हैं। इलास्टोमर्स जैसे लचीले
का उपयोग, जैव गतिविधियों का अनुकरण, अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी परिवेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन पहला, दूसरा सही, तीसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है 97? सॉलिड स्टेट बैटरियों के संदर्भ में यह तरल स्थान पर ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग होता है। धन बिल्कुल सही है। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इनकी ऊर्जा घनत्व कम होता है, ये कथन सही नहीं है। सॉलिड बैटरियों में आग लगने के न्यूनतम खतरे के कारण अत्यधिक सुरक्षित माना जाता है, ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कौन कौन से सही है? पहला और तीसरा, ऑप्शन ए हमारा सही है। एमआरएनए आधारित वैक्सीन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रतिरक्षा विषाणु जनित डीएनए पोषक जीनोम के संगठन होते हैं। ठीक है, ये सिंथेटिक एमआरएनए कोशिकाओं को एंटीजन उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है 99? इसे देखते हैं। न्यूट्रॉनों में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? न्यूट्रॉनों विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है जिनका नगण्य है, जिसका द्रव्य अंतःक्रिया सुदृढ़, जिसमें पता लगाना सरल हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सारी बातें पहली और तीसरी सही, दूसरी नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों को महत्वपूर्ण बनाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, दूसरा तीसरा गलत। यानी इस तरह आज हमने पेपर संख्या 8 सॉल्व की है। शेष पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ा गैप हुआ। कोई गैप नहीं होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जल्द ही अन्य संस्थाओं के भी पेपर सॉल्व करने वाले हो। कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।